हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वैसे कहा जाए तो ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन होता है। ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर होता है ये। हर साल इसमें से आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन आना पक्का है इसी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ जो हम चीज़ें पढ़ते हैं वो हम अगर अच्छे से ढंग से पढ़ लें तो हमारे जो आने वाले चैप्टर्स हैं जैसे हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है ना, जो आपके इनऑर्गेनिक का पार्ट होते हैं उनको पढ़ने और समझने में हमें बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन चैप्टर्स की हम इस चैप्टर में कवर करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको इस चैप्टर को क्या करना है, बहुत ही ढंग से और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, देखिए केमिकल बॉन्डिंग। अगर केमिकल बॉन्डिंग की बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है कि बॉन्डिंग होता क्या है। ठीक है ना, या बॉन्ड क्या होते हैं या केमिकल बॉन्ड क्या होता है। फर्स्ट जो हमारे माइंड में आता है दैट इज केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं। ठीक है ना, या फिर आपके जितने भी एटम्स है वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं, फॉर्म ही क्यों करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग की, ठीक है, तो बॉन्डिंग क्या होती है ये हम देखते हैं। जैसे आपके दो एटम्स हैं ए और बी, ए और बी आपके दो एटम्स हैं। ठीक है, तो बॉन्डिंग का अर्थ ये नहीं है कि ए और बी के बीच में कोई ऐसा थ्रेड हो, फिजिकल थ्रेड हो जिसने इन दोनों एटम्स को आपस में क्या किया हो, कनेक्ट किया हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग का अर्थ होता है, बॉन्डिंग का अर्थ होता है आपका कि ए और बी के बीच में आपका कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से आपके ए और बी जो दोनों एटम्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्ट है। ठीक है ना, जैसे कोई भी आपका एक मॉलिक्यूल हो, ठीक है, तो उसमें जितने भी आपके एटम्स रहते हैं उन सब के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, जो क्या करता है उन सब एटम्स को एक साथ कंबाइन फॉर्म में रखता है। ठीक है, तभी जाके आपका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्डिंग का मतलब कोई फिजिकल थ्रेड है जिसके जरिए वो कनेक्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉन्डिंग का अर्थ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से आपके दो एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करें या केमिकल बॉन्ड की बात करें तो हम सिंपल कह सकते हैं इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds the atoms together, holds the atoms together in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल में आपके जितने भी एटम्स हैं उन सबको एक साथ रखता है, बांधे रखता है। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आपका केमिकल बॉन्ड। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। अब देखिए केमिकल बॉन्ड आखिर एटम्स बना ही क्यों रहे। ठीक है, क्या ज़रूरत है। ठीक है, आप देखोगे पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ी थी, ठीक है ना, लास्ट चैप्टर, कितने एलिमेंट्स थे उसमें। ठीक है, अराउंड 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो। लेकिन अगर वहीं हम बात करें आपके मॉलिक्यूल्स की, कंपाउंड्स की, तो आपको पता होगा कि कम से कम लाखों आपके कंपाउंड्स हैं अलग अलग। ठीक है, जो उन्हीं एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मिलके बने हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स तो आपके पास 118 और जबकि आप कंपाउंड्स देखोगे तो मिलियंस में कंपाउंड्स है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपके एटम्स हैं, ठीक है, वो सिंगल्स नहीं रह पाते हैं। ठीक है, वो सिंगल से आपके क्या होते हैं, किसी ना किसी और एटम के साथ, किसी ना किसी और एलिमेंट के साथ वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं। सिंगल फॉर्म में वो अनस्टेबल है। ठीक है, वो किसी ना किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे और अपने आप को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, तो यही होता है मेन रीज़न कि आपके जो एटम्स हैं, ठीक है, वो आपके केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि उनको क्या होना है, स्टेबल होना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट रीजंस आते हैं या कोजेज आते हैं कि क्यों आपके जो एटम्स है वो केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, एक तो आता है टू ऑब्टेन द स्टेबिलिटी, मतलब
जो आपके एटम्स हैं वो आपके स्टेबल फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। वो भी हम देखेंगे अभी कैसे, ठीक है। और सेकंड पॉइंट आता है टू ऑब्टेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा, दैट इज NH2NP6, ठीक है, जो इनर्ट गैसों का होता है, ठीक है। इन दो रीजन्स की वजह से आपके जो एटम्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं और केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एक एक करके हम दोनों को पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए अभी हम देखते हैं कोजेज ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। क्या क्या कोज है या रीजन्स है जिसकी वजह से आपका जो एटम्स है वो क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कोजेज ऑफ केमिकल, आप इसे केमिकल कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो, ठीक है ना, बॉन्डिंग को केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए कोजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या फिर कौन कौन से रीजन्स हैं, उसमें फर्स्ट जो आएगा आपका दैट इज टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, अब ये स्टेबिलिटी कैसे ऑब्टेन करेंगे, बाय लोअरिंग इट्स एनर्जी, ठीक है। ये हम देखते हैं कैसे होता है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी गेन करते हैं आपके एटम्स उनकी एनर्जी को लोअर करके, ठीक है, कम करके। जब भी आपके कोई भी एटम्स हायर एनर्जी पे होगा वो हमेशा अनस्टेबल होगा, तो वो क्या चाहेगा कि अपनी जो एनर्जी है वो रिलीज करके लोअर एनर्जी लेवल पे आए, ठीक है। वहाँ पे वो क्या होता है, आपका स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो बाय लोअरिंग इट्स एनर्जी, ठीक है। अब देखिए ये आपके दो एटम्स हम मानते हैं, ठीक है। ये आपका ए है, ठीक है, और ये है आपका एक एटम बी, ठीक है। इनको बाहर लिखता हूँ, ठीक है। ये आपका ए है और ये आपका बी एटम, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ ए, और ये आपका न्यूक्लियस ऑफ बी, ठीक है। इसमें मान लो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये ए का इलेक्ट्रॉन है और ये है आपका इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं जब दो अलग अलग एटम्स आपके पास में आते हैं तो क्या होता है। देखिए जब ये इन्फानाइट डिस्टेंस पे होंगे, इन्फानाइट मतलब अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका के Q1 Q2 बाई आर, ठीक है। जब आर की वैल्यू होती है इन्फानाइट, ठीक है, जब आपके दोनों एटम्स एक दूसरे से इन्फानाइट डिस्टेंस पे होते हैं तो उनके बीच जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, आपकी जीरो होती है, ठीक है। उनमें ना तो अट्रैक्शन होता है ना ही रिपल्शन होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आपके दो टाइप के फोर्स अप्लाई होते हैं, एक तो अट्रैक्शन फोर्स और एक आपका होता है रिपल्शन फोर्स, ठीक है। एक तो होता है अट्रैक्शन फोर्स, एक होता है आपका रिपल्शन फोर्स। इन दोनों फोर्स के बारे में हम बात करते हैं। ये जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं ये आपके लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या है, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है कुल मिला के, तब आपके कौन से फोर्स अप्लाई होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होते हैं। जब आपके डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब एटम्स एक दूसरे के जस्ट ऑलमोस्ट नज़दीक आ जाते हैं, तब आपके रिपल्शन फोर्स वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो आपके जो रिपल्शन फोर्स होते हैं ये होते हैं आपके शॉर्ट रेंज फोर्स। क्लियर है। देखिए जैसे ही अट्रैक्शन होता है आपकी जो सिस्टम की एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है अट्रैक्शन फोर्स में। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अगर आप हायर लेवल पे हो, एनर्जी रिलीज होगी तो आप कहाँ पे आओगे, लोअर लेवल पे आओगे, ठीक है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं डिक्रीज एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स के टर्म्स में, ठीक है। वहीं अगर हम रिपल्शन फोर्स के बारे में बात करें तो एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होती है, इंक्रीज होती है। एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें, देखिए ये न्यूक्लियस ऑफ ए और ये न्यूक्लियस ऑफ बी, ठीक है।
जब आपके इन्फानाइट डिस्टेंस पे हैं दोनों एटम, तब तो उनके बीच में ना तो अट्रैक्शन फोर्स है ना ही आपका रिपल्शन फोर्स है, ठीक है। फोर्स क्या है, एनर्जी क्या है आपकी, जीरो है, ठीक है। अब जैसे जैसे वो एक दूसरे के नज़दीक आते जा रहे हैं, ठीक है, आप देखोगे कि सबसे पहले कौन से फोर्स अप्लाई होंगे, अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपके लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो पहले अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इनमें तो होगा रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन ए और इलेक्ट्रॉन बी, इनमें भी होगा आपके रिपल्शन, ठीक है। लेकिन हम बात करें न्यूक्लियस ऑफ ए, न्यूक्लियस ऑफ ए और आपका इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, आपका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये क्या करेंगे, अपने आप को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सेम उसी तरह ये आपका पॉजिटिव, ये आपका जो बी है वो भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए को। तो NaEb एंड न्यूक्लियस ऑफ बी और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, इनमें आपका कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी, इनके बीच में आपस में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी, इनमें आपस में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है आपके पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्ज है, तो रिपल्शन होगा, ठीक है। वैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, इनमें आपके कौन सा फोर्स लगेगा, आपका रिपल्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, दोनों के बीच में। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, इनमें क्या लगेगा, आपके रिपल्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो शुरू में तो क्या है, जब इन्फानाइट पे कोई अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स नहीं, जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, ठीक है, नज़दीक आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, तभी आपके नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है ना। रिपल्शन होता तो, रिपल्शन तो काम ही तब करता है जब दोनों एटम्स एक दूसरे के क्या बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को टच करने की पोजीशन में आ जाते हैं, तब जाके रिपल्शन फोर्स वर्क करता है, ठीक है। अगर वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो आपका अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, क्लियर है। अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है तो आपके सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसको हम देखते हैं, एक ग्राफ के जरिए समझते हैं, ठीक है ना। ये ग्राफ होता है आपका कुछ इस टाइप का, ये होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इस तरफ, और यहाँ पे होती है आपकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट इज R, ठीक है। जब हम बात करते हैं इन्फानाइट पे, यहाँ पे हम लेते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट इज स्मॉल r, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे आपकी इन्फानाइट डिस्टेंस है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, आपकी मैक्सिमम होगी, मतलब जीरो के आसपास होगी, जीरो होगी, ठीक है। अब जैसे जैसे एक एटम एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है, मतलब R की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। R मतलब क्या है, ये दोनों आपके जो न्यूक्लियस है उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, दोनों पास आ रहे हैं, इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। अगर डिस्टेंस कम हो रही है, मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ही वर्क कर रहे हैं, तभी जाके पास में आ रहे हैं, तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे ये पास आते हैं आपके सिस्टम की एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। कुछ देर तक रहेंगे और उसके बाद क्या होगी, आपके सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये एक एटम और दूसरा एटम एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं कि यहाँ पर आपके अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स क्या हो गए हैं, बराबर हो गए, क्या हो गए, बराबर हो गए। ये आपका रहता है, अगर मैं एक बार पूरा आपको ग्राफ बनवा देता हूँ, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। इस टाइप का इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। ये होती है आपकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, क्या होती है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब दो न्यूक्लियस के बीच में आपस में डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे R इन्फानाइट पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जा रही है, सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आता है, ठीक है, जहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, सिस्टम की जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। यहाँ पर आपके जो अट्रैक्शन फोर्स है वो किसके इक्वल होते हैं,
वो इक्वल हो जाते हैं आपके रिपल्शन फोर्स के, ठीक है ना। अट्रैक्शन फोर्स किसके इक्वल हो जाते हैं? आपके रिपल्शन फोर्स के। मतलब हम दो एटम को इतना क्लोज ला चुके हैं कि अब इस पॉइंट पर उनमें ना तो अट्रैक्शन है और ना ही क्या है, रिपल्शन है, ठीक है। अट्रैक्शन था, इस वजह से एक दूसरे के नज़दीक आ रहे थे, बट अब इतना नज़दीक आ चुके हैं कि अब धीरे धीरे क्या स्टार्ट हो गया, आपका रिपल्शन स्टार्ट हो गया। तो वो पॉइंट जहाँ पे आपका अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपकी सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या है, आपकी मिनिमम है, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं आपकी बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? ये जो डिस्टेंस होती है, मतलब जिस लेंथ से आप या ये जो आपकी डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस से ज़्यादा नज़दीक आप दो एटम्स को नहीं ला सकते हो, ठीक है, वो जो लेंथ होती है ये वाली, इसे हम क्या बोलते हैं? आपकी बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं? आपकी बॉन्ड लेंथ। और आपको पता होगा कि हर एक एटम की कुछ ना कुछ फिक्स्ड बॉन्ड लेंथ होती है। जैसे आपके HCl है, ठीक है, या CH4 है, या आपके CH4, इसका डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है। तो ये एक फिक्स्ड लेंथ है कि हाइड्रोजन और Cl के बीच में इतनी डिस्टेंस रहेगी, ये हाइड्रोजन और आपके कार्बन के बीच में ये फिक्स डिस्टेंस रहेगी, इतनी रहती है मिनिमम, ठीक है। इससे ज़्यादा आप नज़दीक लाने की कोशिश करोगे तो आपके अट्रैक्शन फोर्स की जगह क्या काम स्टार्ट कर देंगे? आपके रिपल्शन फोर्स वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी आप ये समझिए कि ये जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, जहाँ पे आपका अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स दोनों बराबर हो जाते हैं और उससे ज़्यादा नज़दीक हम किसी भी दो एटम्स को नहीं ला सकते, ठीक है। वो जो डिस्टेंस होती है मिनिमम, उसे हम बोलते हैं आपकी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अगर फिर भी आप उन दोनों को नज़दीक लाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? तो आप देखिए, अब अट्रैक्शन की जगह आपके रिपल्शन फोर्स वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? रिपल्शन फोर्स, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होती है? एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज। यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम करते जा रहे हो, आपकी जो सिस्टम की एनर्जी है वो क्या होती जा रही? बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, और कंटिन्यू क्या होती जाएगी? ये इंक्रीज होती ही जाएगी, ठीक है ना। तो इस ग्राफ का ये इतना सा सिंपल सा मीनिंग होता है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी और आपके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच का ग्राफ होता है। ये जो मिनिमम लेंथ होती है इसे हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एनर्जी होती है, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ पे जो आपकी एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। वो भी हम आगे देख लेंगे, ठीक है ना। अभी आप केवल बॉन्ड लेंथ ध्यान रखिए। इस पॉइंट पे आपका अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। मतलब सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या है इस पॉइंट पर? मिनिमम है, ठीक है। हमारा क्या पॉइंट था? टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग इट्स एनर्जी। तो जब आपके सिंगल सिंगल एटम थे, ठीक है, ये आपके हायर एनर्जी लेवल पे थे, ठीक है ना। अब जैसे ही ये आपके बॉन्डिंग की प्रोसेस में काम में आएंगे, ठीक है ना, आप खुद देखिए, जैसे जैसे बॉन्डिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, सिस्टम की एनर्जी जो क्या होती जा रही है? आपकी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और अगर किसी भी सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? हाई होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो मॉलिक्यूल की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो जब वो बॉन्डिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है। तो इस टाइप से ये जो जितने भी आपके एटम्स हैं वो क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि मॉलिक्यूल बनाएं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल बनाने के बाद उनकी जो स्टेबिलिटी होती है, या यूं कहें कि हम उनकी जो एनर्जी हो जाती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। इस वजह से उनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और हर मॉलिक्यूल अपनी क्या कोशिश करता है कि कैसे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस के लिए, इसी वजह से आपके जितने भी आपके एटम्स हैं वो क्या करते हैं? आपके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इम्पॉर्टेंट आपका रीज़न है कि टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी और बाय लोअरिंग इट्स एनर्जी, ठीक है। स्टेबिलिटी कैसे गेन करता है? वो आपकी एनर्जी को, अपने सिस्टम की एनर्जी को डिक्रीज करके, ठीक है। इस ग्राफ को आपको नोट करना है, इनको आप एक बार नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं अपना सेकंड रीजन, ठीक है। इसको एक बार आप नोट कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं अपना सेकंड रीजन, ठीक है। इसमें चलिए मैं आपको थ्योरी भी, थोड़ी थ्योरी लिखवा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे, ठीक है। When two atoms
आर वेरी फार, वेरी फार मतलब आपकी आर क्या है, आपकी इन्फाइनाइट है, ठीक है, आर क्या है, इन्फाइनाइट, तब आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, जीरो, ठीक है। व्हेन टू एटम्स आर वेरी फार दैट इज आर इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। बट व्हेन these two atoms are approaching to each other, there is attraction force as well as repulsion force work, but as the atoms are coming closer to each other means force of attraction, ठीक है, force of attraction is more than force of repulsion, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है आपके फोर्स ऑफ रिपल्शन से, ठीक है, क्योंकि तभी तो आपके वो एटम्स क्या है, नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है। आर कमिंग टू ईच अदर मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, एंड इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए पॉइंट ए, ठीक है, ये वाला आज का पॉइंट ए, ठीक है। एंड एट पॉइंट ए the force of attraction force equal to repulsion force, and this distance or this length, दिस डिस्टेंसिव आप बोल लीजिए, ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज नॉन एज बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना, एंड दिस मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इज नॉन एज बॉन्ड लेंथ, इसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। कोई भी आपके दो एटम्स इससे ज़्यादा नज़दीक नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर आप ज़बरदस्ती लाने की कोशिश करोगे तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, मतलब उनमें रिपल्शन फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है ना। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम सेकेंड रीजन पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब हम सेकेंड रीजन पढ़ते हैं, दैट इज टू ऑब्टेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सेकंड जो आपका कोर्स है दैट इज टू ऑब्टेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट ऑक्टेट, क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। देखिए अगर आप बात करो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है आपकी, हीलियम, ठीक है, फिर आपके नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ठीक है। तो देखिए हीलियम को अगर हम बात करें, हीलियम को छोड़ दो आप, ठीक है, हीलियम होता है 1s2, ठीक है। बाकी जितने भी आपकी गैसेज हैं, आपकी इनर्ट गैस, वहाँ आप देखोगे इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आपका NH2
Np6। मतलब आप देखोगे अगर हम वैलेंस शेल की बात करें तो वैलेंस शेल मतलब सबसे आखिरी वाला शेल, आउटर मोस्ट शेल, दैट इज nth शेल। तो इसमें 2 + 6 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ऑक्टेट। क्या बोलते हैं? कंप्लीट ऑक्टेट। मतलब आपके 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट ने देखा कि बाकी सबके तो कंपाउंड्स मिल रहे हैं बट इन गैसों के आपके कंपाउंड्स नहीं फॉर्म हो रहे हैं। तो रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि इनका जो वैलेंस शेल है उसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, ठीक है। मतलब इनका ऑक्टेट क्या है? ऑलरेडी कंप्लीट है, इसलिए ये आपकी क्या हो गई? इनर्ट हो गई। ये किसी भी दूसरे एटम के साथ अब बॉन्डिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। बाकी जितने भी दूसरे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है और वो क्या करते हैं? आपके बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करके किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ वो क्या करने की कोशिश करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जैसे ही उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो अपने आप स्टेबल फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। तो यही मेन रीजन है आपका सेकंड, दैट इज टू ऑब्टेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, या फिर जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अब कैसे वो करते हैं कंप्लीट ऑक्टेट वो भी हम चलकर आगे देखेंगे। आपके जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं जिनके जरिए वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। उन्हें जब हम अपना अलग अलग टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि वो क्या करने की कोशिश करते हैं? आपके 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बॉन्डिंग की प्रोसेस के जरिए, ताकि वो क्या हो सके? स्टेबल हो सके, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे जो जीनोन है उसके कुछ कंपाउंड्स अभी मिलना स्टार्ट हो गए ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, ठीक है ना। उसके बारे में भी हम रीजन है वो भी हम बात करेंगे, ठीक है ना, कि क्यों जीनोन के कंपाउंड्स मिल रहे हैं, बाकी किसी भी के भी आपके कंपाउंड्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। केवल जीनोन के ही आपके 2-3 कंपाउंड्स हैं जो अपने को मिले हुए हैं, ठीक है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। उसका रीजन में हम देख लेते हैं। पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि all inert gases have complete octet. All inert gases have complete octet, and it is assumed that, not assume, इसको हम all inert gases have complete octet, and due to this they are stable, and due to this they are stable, and all other elements wants to complete their octet by any means, like by gaining, losing, and sharing of electrons। ये हम आगे चल के देखेंगे कि जैसे जैसे आपके अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं उनमें जो एटम्स होते हैं, कोई एटम्स आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ठीक है ना, दूसरे एटम से ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, या फिर कोई एटम होगा जो आपका इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है, या फिर दोनों आपस में शेयरिंग करके, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ए का और एक इलेक्ट्रॉन बी का, ठीक है, जो आपके दोनों में काउंट होता है, ठीक है। तो उस टाइप से आपके क्या कर रहे हैं, मतलब ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड में देखेंगे, ठीक है। बट कुल मिला के वो क्या करने की कोशिश करते हैं? किसी भी तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? वो स्टेबल फॉर्म, मतलब कंप्लीट ऑक्टेट जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको अटेंड कर लेंगे और उनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है ना। ऑल अदर एलिमेंट्स वांट्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय एनी मीन्स, लाइक by gaining, losing, and sharing of electrons, and gets stability,
ठीक है, ये इनका मेन रीजन है। अब चलिए हम बात करते हैं जीनोन के बारे में कि जो जीनोन है, ठीक है ना, उसके क्यों कंपाउंड मिल रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो ये पूछा नहीं जाता बट फिर भी अपने को पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्यों जीनोन के ही कंपाउंड मिल रहे हैं, बाकी और के कंपाउंड्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो आप हेडिंग डाल के लिख सकते हो, जीनोन makes compounds with, जीनोन जो होता है आपके कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है, एक तो ऑक्सीजन के साथ और एक फ्लोरीन के साथ। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए रीजन्स, ठीक है ना, रीजन्स फॉर कंपाउंड्स ऑफ जीनोन, कंपाउंड्स ऑफ जीनोन, कि जीनोन के कंपाउंड्स जो मिलते हैं उनके क्या क्या रीजन्स हैं। ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि जीनोन मेक्स कंपाउंड्स विथ, फर्स्ट एक तो ऑक्सीजन के साथ बनाता है, रीजन क्या है, ऑक्सीजन देखिए, और एक बनाता है फ्लोरीन के साथ। ठीक है, रीजन मैं आपको पहले इधर बताता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो देखिए ऊपर से नीचे जाने पर आपको पता है साइज बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, हम आपका रेडोन जो आपका रेडियो एक्टिव है उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपके सबसे बड़ी जो साइज है वो किसकी, जीनोन की, मतलब जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो कब सबसे कम किसकी होगी, जीनोन की। मतलब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे वो क्या है आपका, कम है। ठीक है, तो हम एक रीजन तो ये दे सकते हैं कि इसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, जीनोन की, इसीलिए ये आपका क्या कर सकता है, बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, इसके जो बॉन्ड्स जो भी आपके मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं वो एक तो फ्लोरीन के साथ फॉर्म होते हैं और एक होते हैं आपके ऑक्सीजन के साथ। फ्लोरीन के साथ क्यों होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम होती है। ठीक है ना, मतलब फ्लोरीन क्या करता है, मजबूर कर देता है आपके जीनोन को कि वो उसके साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करे। ठीक है, मतलब एक इकलौता एलिमेंट है जो जीनोन को मजबूर कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक है। ठीक है, इसलिए वो इसमें से जीनोन में से इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है फ्लोरीन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा है, इसीलिए। इसके बाद आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है ऑक्सीजन की। तो एक रीज़न तो ये भी हो सकता है ऑक्सीजन के लिए भी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के बाद ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी मजबूर करता है जीनोन को कि वो उसके साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करे और कंपाउंड्स फॉर्म करें। इसके अलावा ऑक्सीजन का एक और रीज़न होता है कि ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी होती है, जैसे आप देखोगे O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन में मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब एक से ज़्यादा टाइप के बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, ठीक है ना, तो ये आपका ऑक्सीजन कर सकता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड बना के क्या करता है, ये आपके जीनोन को स्टेबलाइज करता है, या जीनोन के जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उनको क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है। ये दो आपकी खास प्रॉपर्टी होती है फ्लोरीन और ऑक्सीजन में, इसीलिए इनके साथ ही आपके जीनोन के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप बात करो नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन तो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन में तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, पर नाइट्रोजन के साथ इसके कंपाउंड नहीं बनते। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए वो जीनोन को मजबूर नहीं कर पाता कि वो उसके साथ बॉन्ड बनाए। ठीक है ना, जबकि ऑक्सीजन कर पाता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है। ठीक है, फ्लोरीन के बाद सेकंड नंबर उसी का आता है। और दूसरा एक और पॉइंट कि उसके मल्टीपल बॉन्ड बनाने की भी टेंडेंसी होती है। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, जीनोन के जितने भी आपके कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या करता है, स्टेबल करता है। ठीक है, ऑल्दो इतना आपको पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि क्यों जीनोन के ही कंपाउंड्स मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे रीजन्स में लिख सकते हैं, जीनोन मेक्स कंपाउंड्स विथ रीजन्स फॉर जीनोन। ठीक है, यहाँ पे आप फर्स्ट कम ये रीजन लिखना, दैट इज लो आयनाइजेशन एनर्जी, लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जीनोन। ठीक है, सेकंड आप पॉइंट लिखना यहाँ पे, ठीक है, कि जीनोन मैक्स कंपाउंड्स विथ, फर्स्ट है आपका फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के साथ ही आपका क्यों कंपाउंड फॉर्म करता है, ड्यू टू इट्स हाईएस्ट
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। ठीक है। थर्ड जो है आपका ऑक्सीजन, कि क्यों ऑक्सीजन के साथ ही ये आपका बॉन्ड फॉर्म करता है, ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। इसकी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, जिससे क्या करता है, जिनोन के कंपाउंड्स को स्टेबल करता है। ठीक है, तो ये दो आपके रीजंस होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर हम कुछ और बातें करते हैं। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है ना, आई होप ये दोनों आपको रीजंस समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, अब हम पढ़ते हैं आपके टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है ना, अलग अलग टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, इसका मैं आपको यही ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है ना, मैं आपको एक चार्ट फॉर्म में बनवाता हूँ इसको। ठीक है ना, उसके बाद हम इनको एक एक अलग अलग जो टाइप के बॉन्ड है उनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आप हेडिंग डाल सकते हो टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको चार्ट फॉर्म में बनवा देता हूँ। ठीक है ना, एक बार आप देख लेना। ठीक है, पूरा बनवा के उसके बाद आप ड्रॉ करना। ठीक है ना, एक बार आप देख लेना। ठीक है, जो आपके केमिकल बॉन्ड होते हैं ये आपके दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बॉन्ड्स की तो दो टाइप के आपके बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एक होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, एक होते हैं आपके वीक बॉन्ड। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं वो होते हैं आपके इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स, मतलब जो दो एटम्स के बीच में बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स। वीक बॉन्ड होते हैं आपके इंटर मोलिकुलर बॉन्ड्स। ये दो आपके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं। ठीक है, इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब है, अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, ठीक है ना, ये आपको वैसे नॉर्मल ध्यान नहीं रखना है, बट इनकी जो एनर्जी होती है लगभग 200 किलो जूल के आसपास होती है। ठीक है, पर मोल। और इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जैसे HCl है, ठीक है, H और Cl के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो वो इस केस में होती है आपकी 2 to 40 किलो जूल पर मोल। मतलब अगर आपको इन इंटरमोलिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको 2 to 40 किलो जूल पर मोल के बीच में आपको एनर्जी देनी होगी, ताकि आपके जो बॉन्ड्स है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हो ये आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो आपको एनर्जी भी ज़्यादा ही देनी पड़ेगी। ठीक है, फिगर आपको याद नहीं रखना है, ये मैं जनरली आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे दे रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए अब अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को, इनको भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। ठीक है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप से। फर्स्ट होता है आपके आयोनिक बॉन्ड्स। क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स। सेकंड होते हैं आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, थर्ड होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और फोर्थ है आपका मेटेलिक बॉन्ड्स। ठीक है, ये जो चार टाइप के आपके बॉन्ड्स होते हैं ये हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी मैं आपको केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये आपके जो चार टाइप के बॉन्ड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड आप देखोगे तो ये होता है आयंस के बीच में बनता है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब एक केटायन और एक एनायन। ठीक है, आपको पता है एस ब्लॉक में मेटल्स मिलती है, वो होती है आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, और पी ब्लॉक में आपके नॉन मेटल्स मिलती है, वो होती है आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। मतलब यहाँ पे जो आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा वो एक
एस ब्लॉक की मेटल रहेगी और एक पी ब्लॉक का नॉन मेटल रहेगी। उनके बीच में बॉन्ड जो बनेगा जनरली वो कौन सा होगा, आपका आयोनिक बॉन्ड होगा, ठीक है ना। जनरली हम बात कर रहे हैं, एक आपका एस ब्लॉक का रहेगा और एक आपका पी ब्लॉक का रहेगा। इनको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, चिंता मत करना आप, एक एक करके हम पढ़ेंगे सबको, ठीक है ना। मैं आपको रफ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक एस ब्लॉक का रहेगा और एक आपके पी ब्लॉक का रहेगा। वहीं अगर हम कोवेलेंट की बात करें, मतलब ये जो बनता है ये आपके मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में बनता है बॉन्ड, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कोवेलेंट की तो ये बनता है आपके नॉन मेटल के बीच में, दोनों आपके नॉन मेटल्स ही होती है, ठीक है, उनके बीच में आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये क्या एक डिफरेंट टाइप का बॉन्ड होता है, ठीक है ना, बट जनरली एनसीईआरटी में इसको आजकल हम जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसी की कैटेगरी में हम इसको भी डाल देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, ठीक है ना। ये पहले वाली टर्मिनोलॉजी है जो पहले यूज में आती थी, बट नई टर्मिनोलॉजी के हिसाब से जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में जब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, तब मैं आपको और समझाऊंगा इसके बारे में कि कैसे आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड की तरह वर्क करता है, ठीक है। एक होता है आपका मेटेलिक बॉन्ड्स, ये दो मेटल्स के बीच में बनता है, ठीक है। चलिए, वहीं अगर हम बात करें वीक बॉन्ड्स की, तो वीक बॉन्ड्स होते हैं ये भी आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, और एक होता है आपका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये आपके फर्दर टू टाइप का होता है, दैट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, वो हम डिटेल में जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में तब हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक रफ ओवरव्यू है कि आपको कौन कौन से बॉन्ड्स हैं और जिनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड की कैटेगरी में 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि ये आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की अगर हम बात करें तो आपके ये आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आपके मेटेलिक बॉन्ड्स, ठीक है। वहीं अगर हम इनकी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें कि किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ ऑर्डर अगर हम देखें कि कौन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा होगी आपके आयोनिक बॉन्ड की, ठीक है। जो आपका ऑर्डर लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है। आयोनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। आफ्टर दैट मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, देन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड लास्ट वन इज वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये होता है आपका स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। ये एक रफ ओवरव्यू है जो अपने को ध्यान रखना है कि कौन कौन से बॉन्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में से हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है ना। एक बार आप इसे पूरा नोट कीजिए, ओके। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं, ठीक है ना। आज अपने एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। हमने देखा कि क्यों आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं बॉन्ड बना रहे हैं, रीजंस क्या है, उनके क्या क्या कॉजेज हैं वो हमने देखे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रीजंस है जो आपको ध्यान रखने, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड का बताया, एक रफ और भी दिया है आपको कि इतने टाइप्स के बॉन्ड हमें इस लेक्चर में मतलब इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। पूरा जो आपके जो भी चैप्टर है वो इन बॉन्ड्स के अंदर ही आपका घूमेगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इन बॉन्ड को एक एक करके फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे आपके आयोनिक बॉन्ड से, ठीक है, और उसको देखेंगे कि कैसे आपके जो एटम्स होते हैं वो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर, तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।